अब मॉक देंगे, मॉक के बाद क्या होगा कि जब हमारा रियल एग्ज़ाम आएगा, तो रियल एग्ज़ाम देंगे। रियल एग्ज़ाम आने के बाद 15-20 दिन बाद जब हमारा रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा हम लोग पास हुए या नहीं, हम लोगों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया या नहीं, क्वालीफाई कर पाए या नहीं, कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा, कट ऑफ हम लोगों ने क्वालीफाई कर लिया या नहीं, हम लोग ऐसा सोचेंगे। ऐसा सोचने के बाद क्या होगा कि रिजल्ट अनाउंस होगा। रिजल्ट में अचानक से हम लोग देखेंगे, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन दिस और दैट डेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। एक तो हम लोग खुश होना चाहिए था हम लोगों को, वाह हमारा एग्जाम निकल गया, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग डिस्टर्ब भी उतने ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है। अब हम लोग मेंस का तैयारी नहीं करेंगे तो सफ़र कौन करेगा, हम लोग करेंगे। मेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस किसका खराब रहेगा, हम लोग का रहेगा। मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग जो बचे हुए 15 to 20 डेज हैं, या मान लेते हैं कि 25 डेज अगर हार्डली मिलता है, तो क्या मेंस लेवल के क्वेश्चन हम लोग उतना अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग कितना प्रैक्टिस कर लेंगे? हम लोगों ने जीए भी रिवाइज नहीं किया है, मतलब कि जीए हम लोगों ने कभी कवर ही नहीं किया है। क्यों? हम लोग तो उम्मीद में थे कि हमारा प्री भी निकलेगा या नहीं, मतलब हम लोग इस उम्मीद में थे कि क्या पता कहीं निकले या ना निकले, कुछ पता नहीं, है ना। हम लोग भंवर में फंसे हुए थे, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जीए भी हम लोगों को करना है। अर्थमेटिक तो छोड़ दीजिए, अर्थमेटिक तो आप लोग मतलब करते ही नहीं ज़्यादातर लोग। हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को जो मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, उसे किस तरीके से सही तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, और किस सही तरीके से आप लोगों को जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा मॉक टेस्ट जो है वो अभी के टाइम पे एग्जाम रिलेवेंट है, या थोड़ा सा करंट पैटर्न को मीट करता है, या करंट ट्रेंड को मीट करता है। ठीक है, कुछ लोगों का डिमांड था, इस वजह से मैंने इस वीडियो को मतलब सोचा कि चलो ठीक है, मैं इस वीडियो में सब कुछ मतलब बता दूं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही मतलब टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त जो है वो बर्बाद नहीं करूँगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए कि कौन सा मॉक टेस्ट अभी के टाइम पे करंट पैटर्न को मीट करता है, या करंट ट्रेंड को मीट करता है, या कौन सा मॉक टेस्ट जो है वो एग्जाम रिलेवेंट है, तो टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए ना, तो कोई भी मॉक टेस्ट आप लोगों का जो है वो एग्जाम लेवल से हल्का सा वैरी ही करता है, कोई भी मॉक टेस्ट। लेकिन एग्जाम के लिए आप लोगों को जो रेडी करता है ना, वो काम भी जो होता है वो मॉक टेस्ट का ही होता है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी मॉक टेस्ट को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उसे सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वरना पता है क्या, कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप लोग ले लीजिए और उसे अगर सही तरीके से आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करने का कोशिश नहीं करेंगे। फाइंड आउट अगर मान लेते हैं कि कर लेते हैं आप लोग कि हाँ किस टॉपिक में वीक हैं, किस सेक्शन में वीक हैं ज़्यादा, तो उस पर अगर मान लेते हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे कि हाँ चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, और इसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इसमें हम लोग और ज़्यादा बेटर कर सकें। और जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग अपने स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ किस टॉपिक में आप लोग थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का, उसे और पॉलिश करने का अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे अपने साइड से, तो फिर कोई भी मॉक टेस्ट जो है ना वो आप लोगों के लिए मतलब व्यर्थ है, बेकार है, उसका फिर कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी उसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप लोगों का सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो चुका है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो अगर क्लियर हो चुका है किसी भी सेक्शन का, तो टॉपिक के क्विजेस लगाने चाहिए। क्विजेस लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए कि मिक्स जो टॉपिक हो गया ना, या जिसे हम लोग सेक्शनल टेस्ट कहते हैं, वो अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट पे स्विच करना चाहिए। अगर बात किया जाए बिगनर लेवल का, तो बिगनर लेवल के लिए टेक्स्ट बुक जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। क्यों? इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ईजियर साइड का मतलब कह सकते हैं ना, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ईजी लेवल के क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं, या ईजी टू मॉडरेट, जो एक बिगनर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, उसे मोटिवेट करने के लिए, उसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि हाँ अगर आपने जो भी पढ़ा है तो वो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है बिगनर के लिए, फ्रेशर के लिए। और अगर बात किया जाए कि जो टॉपिक क्विजेस का मैंने बात किया, तो टॉपिक क्विजेस आपको कहाँ मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छे लेवल के जो टॉपिक क्विजेस होते हैं ना, वो आपको प्रैक्टिस मॉक जो है वो प्रोवाइड करता है, और स्मार्ट कीरा प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को फ्री क्विजेस भी अवेलेबल किया जाता है, तो आप लोग मतलब उसे यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं
क्विजेस का तो यहाँ पर से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग इसको क्विज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा, बट हाँ वो बिगिनर लेवल के लिए मैंने बोला। अब बात किया जाए कि मान लेते हैं कि अगर आप लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है या एडवांस लेवल के आप लोग कैंडिडेट हैं, तो आप लोग क्या करना चाहिए, इन तीनों में से इसमें इसमें एंड इसमें तीनों मॉक टेस्ट अच्छा है। आप लोग जिसे भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ कहाँ पर मतलब आप लोग मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है एंड इवन क्या समस्या आपको फेस करना पड़ रहा है। देखो होता क्या है ना, एक कैंडिडेट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तरह का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियल इशू भी मतलब फेस करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि हाँ किस में आप मतलब कंफर्टेबल है, कि हाँ किसे आप लोग मतलब इजीली जो है वो अफोर्ड कर सके या बाइक कर सके। प्रैक्टिस मॉक जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, सही में काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो स्मार्ट कीरा वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप लोग इसे सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ऑली बोर्ड अगेन वन ऑफ द बेस्ट। बट अगर आप लोग इसे सही तरीके से यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ये हो गया मॉक टेस्ट का बात। अगर मान लेते हैं कि मुझसे पूछा जाए कि हाँ कौन सा मॉक टेस्ट मैं सबसे ज़्यादा मतलब रिकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा, तो सब चीज़ों को या सारे फैक्टर को देखते हुए मैं क्या बोलूँगा ना कि गो फॉर दिस एंड दिस वन, ठीक है। अगर आप लोग मतलब देखें टेक्स्ट बुक बिगनर है तो उनके लिए, बट अगर आप लोग एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं और पीओ वगैरह के एग्जाम टारगेट करते हैं तो गो फॉर प्रैक्टिस मॉक एंड स्मार्ट कीरा, मोर देन एनफ है, ठीक है। ओबी पे जाने का नीड नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा हो सकता है मतलब ये थोड़ा सा पता है क्या कॉस्टली साइड पे है, मतलब इसका जो प्राइस वगैरह है वो हाई है, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ओवर रेटेड इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हाँ वो इंडिविजुअल इसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का या मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग जान लेते हैं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहिए, जिस भी सेक्शन को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस भी सेक्शन को आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें जो भी इजी एंड डुएबल क्वेश्चंस होते हैं उसे आप लोगों को पहले करना चाहिए। उसके बाद उसमें जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को आप लोगों को मतलब पहले करना चाहिए, मतलब आफ्टर द इजी वंस, ठीक है। बट जो भी आपका थोड़ा सा टफ एंड लेंदी क्वेश्चंस आ जाता है उन क्वेश्चंस को आप लोगों को लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले इजी, उसका फिर मॉडरेट, फिर टफ या हार्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट करने के लिए तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या राइट वे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया, सबमिट किया, जो भी आपका स्कोर वगैरह बना तो आप लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लोगों को ये पता चलता होगा कि जितने भी क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते हैं एंड इवन जो सही भी हो गया अटेम्प्ट करने के बाद वो राइट हो गया, सही हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जिनमें आपका जितना टाइम लगना चाहिए था उससे थोड़ा अधिक टाइम लग गया, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ लग गया। तो आपको ये जानने का कोशिश करना है कि क्या इस क्वेश्चन को कुछ और कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता था क्या। दूसरी बात, क्या इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से बनाया जा सकता है जो थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, मतलब थोड़ा सा कम टाइम ले और सॉल्व हो जाए। अब अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस में जरूरी भी नहीं है कि आपका जो है वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए या कम टाइम में सॉल्व हो जाए, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अटेम्प्टेड होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों का स्कोर वगैरह अच्छा बनता है। लेकिन वो जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं और थोड़े कम टाइम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानने का कोशिश करना है। अब आप अगर मॉक टेस्ट देंगे तो आपको जो क्वेश्चन का टाइम वहां पर बताता है ना कि हाँ किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया, तो वो आपको वहाँ पर देख के कम से कम कोशिश करना है, समझने का, जज करने का कोशिश करना है। ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि हाँ क्या इसे किसी और तरीके से बनाया जा सकता था, या क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कम टाइम लग सकता था। आपको इस तरीके से मॉक टेस्ट को कम से कम जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अटेम्प्टेड का बात। बट जो क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपने अटेम्प्ट किया बट वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस का, उन जो भी टॉपिक से वो क्वेश्चन है आपको उनका कॉन्सेप्ट वगैरह आता होगा। हो सकता है किसी वजह से या किसी सिली मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, या कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन इसलिए भी गलत हो जाता है कि हम लोग
कई बार जो ऑप्शन रहता है ना, जो आंसर वाला ऑप्शन रहता है, वो हम लोग कई बार मतलब बाय मिस्टेक गलत चूज कर देते हैं, गलत टिक कर देते हैं, या गलत मतलब हम लोग मार्क कर देते हैं। तो इस वजह से भी होता है कि आपका जो क्वेश्चन कुछ होता है वो गलत हो जाता है, जो बिल्कुल आपने सही सॉल्व कर लिया है बट वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके का जो भी कुछ सिली मिस्टेक होता है उससे बचने का कोशिश करें। बट इन केस अगर वो सिली मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा है, या बहुत बार आपसे सिली मिस्टेक हो जाता है, तो सिंपल सा क्या करना है आप लोगों को, जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन है उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है, उसका बंडल क्वेश्चंस लगा लें। बंडल क्वेश्चंस बोलने का मतलब बल्क में क्वेश्चंस लगा लें। 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप उस टॉपिक का लगा लें, या तो उस टॉपिक के 4 to 5 टॉपिक वाइज क्विजेस दे दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का फिर से जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और जो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब आप भूल चुके होंगे तो वो भी फिर से क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। और उसके बाद उसका जो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मतलब बल्क में क्वेश्चंस का, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लो जो है वो बन जाएगा, ठीक है। वो जो फ्लो है ना वो आपके स्पीड को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। दूसरी बात, टॉपिक के क्वेश्चन से आप उस टॉपिक के क्वेश्चन से आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, ये आप लोगों को अपनाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस मतलब आप बनाते तो हैं, सॉल्व हो जाता है बट वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब जो रॉन्ग होता है उसका तो आपको पता होगा ना कि हाँ कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है। आई थिंक इतना आप लोगों को पता होगा। इस तरीके से ही आपको क्या करना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस को, मतलब गलत हुआ किस टॉपिक का है, टॉपिक को देखना है, फिर से उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर लेना है, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना है, और फिर से क्या करना है, मॉक में देखना है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आए उस टॉपिक का तो गलत ना हो, अगर आप सॉल्व करें तो सही हो, गलत ना हो, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन आपने स्किप किया था, मतलब कि जिन क्वेश्चंस को आप बना सकते थे बट एट दैट टाइम आपसे वो नहीं सॉल्व हो पाया, या आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, नहीं आता है उसके बारे में, अगर आपको पता नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या आपने कभी भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है बट प्रैक्टिस नहीं किया। अब प्रैक्टिस नहीं किया बोलने का तो क्या है, क्विजेस से प्रैक्टिस नहीं किया, टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। बिकॉज मॉक में तो आपको मिस क्वेश्चन मिलते हैं ना, बट अगर आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट किया बट उसका टॉपिक वाइज ही क्विज नहीं लगाया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये सच है, बिल्कुल फैक्ट है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, मतलब बल्क में टॉपिक वाइज आप करें, क्विजेस से करें या पीडीएफ से करें या बुक से करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी टॉपिक को, मतलब किसी भी टॉपिक को कवर करें या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। तो जिन क्वेश्चंस को आपने स्किप किया है, या मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन जो है वो मतलब नहीं बन पाया, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या उनका एनालिसिस करना बनता नहीं है? बिल्कुल बनता है ना। तो उन क्वेश्चंस का भी आप लोगों को देखना है सॉल्व करते टाइम, मतलब कि जब आप मॉक को सॉल्व करने के बाद, सबमिट करने के बाद एनालिसिस करेंगे, तो आप लोगों को देखना है कि किस क्वेश्चन में आप लोग मतलब कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, अगर वो बन रहा है तो कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्या उसे और कम टाइम में बनाया जा सकता है, आप लोगों को इसके ऊपर वर्क करना है। दूसरी बात, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि उसमें कुछ सिली मिस्टेक ना हो। तीसरा क्या आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, जो भी वो क्वेश्चन है ना किसी भी टॉपिक का, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कवर करना है, पढ़ना है उस, मतलब कि कॉन्सेप्ट का मतलब जो है ना वो रिवीजन कर लें, या तो उस कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसे मतलब देख लें। बहुत सारे अच्छे टीचर्स वगैरह का मतलब मैंने भी रिकमेंड किया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा उस टॉपिक का। और नेक्स्ट टाइम से अगर मान लेते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम से उन्हीं क्वेश्चंस का जो वेटेज अगर ज़्यादा मॉक में देखने को मिला, ये रियल एग्जाम में देखने को मिला, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे या उन टॉपिक को छोड़ देंगे जिन टॉपिक को आप हमेशा मॉक में स्किप करते आए हैं, जिन्हें आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, करना तो पड़ेगा ना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ जाए, तो किसके साथ मतलब किसे प्रॉब्लम, मतलब किसे फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, आपको, सफ़र कौन करेगा, आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब उनके ऊपर भी काम करना है जिनका आप, जिन टॉपिक को आपने कवर नहीं किया है और जिनका प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। अब वो टॉपिक हो सकता है कि आपके लिए, अगर मैं मैथ्स का बात करूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन को छोड़ देते हैं, नंबर सिस्टम को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सब कुछ कवर करना है, सब कुछ कवर करना है।
आप लोगों को अगर तैयारी करना है ना 360 डिग्री पे तैयारी करने का कोशिश करें, बिकॉज आप लोगों को बैंकर बनना है। बैंकर बोलने का मतलब पता है क्या? एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है ना। जब आप लोग जॉब का तैयारी करते टाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर आप अच्छे बैंकर कैसे बनेंगे? सोच के देखिएगा। जब तक आप लोग अपने ऊपर, अपने कमियों के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अपने मतलब जो भी वीक एरियाज हो गया उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, उन्हें इम्प्रूव करने का कोशिश नहीं करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग आपका एरिया हो गया या जो आपका स्ट्रेंथ है, जिस टॉपिक में आप लोग अच्छे हैं, अगर उसे थोड़ा सा और बूस्ट करने का या इम्प्रूव करने का या और पॉलिश करने का अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? खुद आप लोग सोच के देखिए। अब दूसरी बात होता क्या है ना कि आप लोग मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करते रहते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग सच में मैं बताता हूँ मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उसका सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं, या तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनालिसिस करते ही नहीं है, कभी नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट दिया, बस बात खत्म, अगला मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। जब आप लोग मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस करने पे जो आपको पता चला कि हाँ किन टॉपिक में आप वीक हैं, उसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कैसे अगला मॉक टेस्ट जो आप देंगे उसमें इंप्रूवमेंट होगा, या रियल एग्जाम में कैसे इंप्रूवमेंट होगा? सिर्फ मॉक टेस्ट देने से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से एक्यूरेसी नहीं आता है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से स्पीड इंप्रूव नहीं होता है। मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपको क्या आता है, कितना आता है, कहाँ वीक है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, इन सब सारे फैक्टर्स को जज करने में आपको हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, इन सब के बारे में आपको बताने का कोशिश करता है कि हाँ देखिए, अगर आपने तैयारी किया है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर किया है, प्रैक्टिस किया है, और अगर आप लोग मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक बोलने का मतलब क्या होता है? मॉक बोलने का मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हाँ एक तरह का टेस्ट, टेस्ट बोलने का मतलब क्या है ना कि रियल किसी भी चीज़ को होने से पहले जो प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाए, प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म किया जाए, उसे ही मॉक कहा जाता है ना। कहीं ना कहीं रियल एग्जाम के बेसिस पे ही इसे आप लोगों को करना चाहिए ना फॉलो, या रियल एग्जाम के बेसिस पे ही ना मॉक वगैरह आप लोगों को दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए। अब उसमें ही अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा, दूसरी बात उसके अकॉर्डिंग आप अपने परफॉर्मेंस को जज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस को जज करने के बाद इंप्रूवमेंट का कोशिश नहीं करेंगे, इंप्रूवमेंट के लिए कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने वीक एरियाज पे काम नहीं करेंगे, तो रियल एग्जाम में कैसे इंप्रूवमेंट होगा? रियल एग्जाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे? सोच के देखिए। अब एक बात और, आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ आपको तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना आता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों को आता है, बट मेरा ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें अभी तक नहीं आता है, या जो गलती कर रहे थे, जो गलत तरीके से मॉक का एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, उनके लिए है। तो प्लीज़ जिन्हें आता है उनके लिए मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें आता है, ठीक है ना। आप लोग और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की कोशिश करें, आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। अब हम लोग चलते हैं जो ये जो मेरा वीडियो है इसका जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर, हाउ मेनी मॉक्स, इसके ऊपर ही बात करना बनता है। ठीक है, देखिए, अगर आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, तो मॉक टेस्ट जो होता है ना कहीं आप लोगों को विथ टाइमर, जैसे कि मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, टाइमर के साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं हर एक टॉपिक का, मिक्स टॉपिक का, जिसे आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को जहाँ तहाँ से क्वेश्चन, जहाँ तहाँ बोलने का मतलब कहीं भी अलग अलग जगह से आप लोग क्वेश्चन को इकट्ठा नहीं करना है, मतलब कि कलेक्ट नहीं करना है, और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है खुद से टाइमर वगैरह लगा के। ठीक है, अगर आप वैसा करते हैं तो वो भी सही है, बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि वो थोड़ा सा हेक्टिक है? जब आपको एक सारे टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन अगर आपको विद टाइमर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि हाँ वो सही में एक अच्छा सोर्स है प्रैक्टिस का? लेकिन अच्छा सोर्स कब है? जब आप लोग उसका जो मेन एम है ना उसे समझने का कोशिश करेंगे, उसके मॉक का जो आप लोगों का स्कोर आता है, अगर आप लोग उससे डिमोरलाइज नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, बस आप लोग को क्या करना है, मॉक को अटेम्प्ट करना है। मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद समझना है कहाँ पे वीक है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अभी हमें किन टॉपिक्स पे और ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत है, नीड है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का ज़रूरत है।
मॉक टेस्ट आपको बस इन्हीं कामों में हेल्प करता है, खुद को समझने में, खुद को जानने में, खुद के वीकनेस को पहचानने में आप लोग को हेल्प करता है। मॉक टेस्ट में आप लोग क्या करते हैं, स्कोर करने के चक्कर में रहते हैं। जब आप लोग अपने वीक एरियाज पे काम करेंगे, सही तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे, सही मेथड से आप लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, अगर आप लोग इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो खुद ब खुद जो है ना, या आपका जो मॉक को अटेम्प्ट करने का या तो जो रियल एग्जाम को अटेम्प्ट करने का हर एक सेक्शन का जो आपका एक अप्रोच होना चाहिए या स्ट्रेटेजी होना चाहिए या सीक्वेंस होना चाहिए कि इजी एंड डुएबल क्वेश्चंस पहले, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बाद में, उसके बाद जो टफ या हाई लेवल के क्वेश्चंस हो गए, है ना। जब अगर आपका सीक्वेंस इस तरीके से रहेगा तो मॉक टेस्ट का जो आपका स्कोर है ना वो सच में बढ़ेगा और सच में बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट में भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टॉपिक का ही होता है ना, और जो टॉपिक है वो आपका सिलेबस का ही पार्ट है ना। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप ही थोड़े से वीक है ना। हाँ, अब ये भी बात है कि हम मॉक टेस्ट में सारा क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, मॉक को अटेम्प्ट करते टाइम, सॉल्व करते टाइम, आफ्टर एनालिसिस, मतलब कि एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, जब आपका मॉक टेस्ट वगैरह जब आपका सबमिट हो चुका है, सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, स्कोर आपको बता दिया गया है, एक्यूरेसी आपका कितना था, परसेंटाइल कितना था, अगर आपको इन सब बातों का पता चल चुका है, उसके बाद जब आप एनालिसिस करेंगे उस टाइम पे सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी बहुत यहाँ पर टाइम ले लिया बिकॉज मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत था। जब तक हम लोग सही तरीके से सही बातों पे डिस्कस नहीं करेंगे तो हम लोग जानेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, अपनी गलतियों को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कितना मॉक टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो चुका है, प्रैक्टिस आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है कॉन्सेप्ट का, मतलब कि जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया जिन टॉपिक्स का, उसका अगर आप लोगों ने टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन लगा लिया है तो एग्जाम के पहले 1 मंथ बिफोर एग्जाम, है ना, बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम या 1 मंथ बिफोर एग्जाम, एग्जाम के 1 महीना पहले एक मॉक जो है वो आप लोगों को अल्टरनेट डे पे देना चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा रहता है, आप लोग प्रैक्टिस में बने रहते हैं विथ टाइमर, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करना चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम के 1 महीने पहले आप लोगों को और क्या करना चाहिए ना, जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस बोलने का मतलब प्री लेवल का, ठीक है, तो आप लोगों को मेंस के क्वेश्चंस नहीं लगाने चाहिए क्या। मेंस के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स का नीड है तो क्या उसे कवर नहीं करना चाहिए क्या। सिर्फ और सिर्फ प्री के जो प्री हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ प्री के एग्जाम के लिए आप लोगों को बैठे रहना चाहिए कि अच्छा हम लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोगों ने कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, मॉक वगैरह लगा ही रहे हैं, अब मॉक देंगे, मॉक के बाद क्या होगा कि जब हमारा रियल एग्ज़ाम आएगा तो रियल एग्ज़ाम देंगे, रियल एग्ज़ाम आने के बाद 15-20 दिन बाद जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होगा तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा हम लोग पास हुए या नहीं, हम लोगों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया या नहीं, क्वालिफाई कर पाए या नहीं, कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा, कट ऑफ हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया या नहीं, हम लोग ऐसा सोचेंगे। ऐसा सोचने के बाद क्या होगा कि रिजल्ट अनाउंस होगा, रिजल्ट में अचानक से हम लोग देखेंगे अच्छा कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन्स एग्जामिनेशन विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन दिस और दैट डेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। एक तो हम लोग खुश होना चाहिए था हम लोगों को, वाह हमारा एग्जाम निकल गया, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग डिस्टर्ब भी उतने ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि हमने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है। अब हम लोग मेंस का तैयारी नहीं करेंगे तो सफ़र कौन करेगा, हम लोग करेंगे। मेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस किसका खराब रहेगा, हम लोग का रहेगा। मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग जो बचे हुए 15 to 20 डेज हैं, या मान लेते हैं कि 25 डेज अगर हार्डली मिलता है, तो क्या मेंस लेवल के क्वेश्चन हम लोग उतना अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग कितना प्रैक्टिस कर लेंगे। हम लोगों ने जीए भी रिवाइज नहीं किया है, मतलब कि जीए हम लोगों ने कभी कवर ही नहीं किया है, क्यों, हम लोग तो उम्मीद में थे कि हमारा प्री भी निकलेगा या नहीं, मतलब हम लोग इस उम्मीद में थे कि क्या पता कहीं निकले ना निकले, कुछ पता नहीं, है ना। हम लोग भंवर में फंसे हुए थे, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जीए भी हम लोगों को करना है, अर्थमेटिक तो छोड़ दीजिए, अर्थमेटिक तो आप लोग मतलब करते ही नहीं ज़्यादातर लोग। रीजनिंग में भी आप लोगों को हाई लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, मेंस लेवल का प्रैक्टिस करना है, क्वांट में भी करना है, इंग्लिश का भी करना है, जीए भी पढ़ना है, मेंस का भी एग्जाम है 15 से 20 दिन बाद, कैसे करेंगे सब कुछ। तो क्या आप लोगों को मेंस के लिए पहले से प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, प्री एग्जाम के भी पहले से, सोच के देखिए नुकसान किसका होगा, किसका घाटा होगा।
इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसका है, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड किसका है? अगर आप लोगों को ऑफिसर बनना है, अगर पीओ का बात करें, अगर आप लोगों को ऑफिसर बनना है, मैनेजर बनना है, क्या ये उनका क्वालिटी है? सोच के देखिए, है ना। मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर बात करना चाहिए, इस वजह से मैंने इसे भी यहाँ पे ऐड कर लिया। अब उसके बाद जब हम लोगों का पता चल चुका है कि हाँ हमारा अब एग्ज़ाम का डेट वगैरह है और एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज हो चुका है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि आप लोगों को 1 मॉक डेली 10 डेज बिफोर एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है, 1 मॉक डेली 10 डेज बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। जनरली होता क्या है ना कि 15 से 18 दिन पहले आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का नहीं भी होता है ना, तो भी 10 मॉक मतलब कि डेली 1 मॉक आप लोगों को 10 डेज बिफोर एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम से 10 दिन पहले तक। और जब आप लोगों का एग्जाम का जो दिन है वो करीब हो जाता है, तो जो भी आपका 8 से 10 दिन जितना भी बचता है, 8 से 10 दिन जितना भी बचता है, 2 मॉक्स को डेली देना चाहिए। अच्छा ये प्री के लिए बात हो रहा है, प्री के लिए बात हो रहा है। मेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मेंस में आप लोगों को कितना मॉक देना चाहिए, ठीक है। ये स्पेशली प्री के लिए है, ठीक है ना। मेंस में आप लोगों का जितना भी मॉक टेस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करता है, जनरली 10 रहता है, ठीक है। उसे क्या करना चाहिए ना कि मान लेते हैं कि अगर आपका प्री वगैरह का एग्जाम हो चुका है, या प्री का अगर हाँ प्री का अगर आपका एग्जाम हो चुका है, तो उस टाइम से क्या करें ना कि नेक्स्ट डे से ही क्या करें, हर वीक एक मॉक को लगाना सॉल्व करें, या हर 3 दिन पे एक मॉक को लगाना सॉल्व करें। किसको? मेंस के मॉक को, ठीक है। अब एक दिन मॉक लगाएं, नेक्स्ट डे क्या करें, जो देखिए अगर आप लोगों ने मान लेते हैं कि आज कितना तारीख है, आज हमारा 3 दिसंबर है, आज हम लोगों ने मेंस के एक मॉक को लगाया, कंप्लीट लगाया। 4 को हम लोग क्या करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अब मान लेते हैं कि पीओ का मॉक है, मान लेते हैं कि जो मॉक था ना वो पीओ का था, पीओ मेंस का, तो 4th एंड 5th दोनों डेट को हम लोग एनालिसिस करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक दिन में 2 सेक्शन को करेंगे। अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा वीक है, हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है। 6 ऑफ दिसंबर को भी या 6 तारीख को भी हम लोग क्या करेंगे, मॉक का एनालिसिस करेंगे, अच्छे से करेंगे। 3 दिन, एक दिन मॉक देंगे कंप्लीट, 3 दिन लेके हम लोग उसका कंप्लीट एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग मॉक मेंस के मॉक में भी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, गलती करते हैं एनालिसिस के टाइम पे। आज ही मॉक देंगे, आज ही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, या तो आज मॉक देंगे, कल कंप्लीट मॉक का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एग्जॉस्ट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता है उनका, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेंस का मॉक है ना, क्या जरूरी है एक ही दिन में सब कुछ कर लेना, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे उसे। ऐसा करने की कोशिश तो कीजिए, इम्प्रूवमेंट भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। अब 2 मॉक्स आप लोगों को डेली देना चाहिए प्री के लिए, जो मैंने बोला, टिल सेकंड लास्ट डे ऑफ एग्जाम, सेकंड लास्ट डे ऑफ एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद जब आप लोगों का एडमिट कार्ड जब रिलीज हो जाता है ना, जब भी आप लोगों का एडमिट कार्ड अगर रिलीज हो जाता है तो क्या करना चाहिए, एक मॉक को आप लोगों को देना चाहिए, स्पेशली एट एग्जाम टाइम, टू ट्रेन योर माइंड, ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो एग्जाम टाइम पे एक्टिव रहे, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा उस टाइम पे एग्जाम मोड में रहे, पूरा का पूरा अटेंटिव रहे, स्टेबल रहे, पूरा फोकस्ड रहे, मतलब ऐसा रहे ना कि हाँ वो लेजी नहीं रहे, है ना। पूरा का पूरा उसे पता होना चाहिए कि हाँ अभी हमारा एग्जाम है, अभी हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, पजल के बारे में सोचना है, लॉजिकली हम लोग मतलब पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चंस को देखना है, फोकस्ड रहना है, इंग्लिश में भी आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए, ठीक। अब ये तो हो गया मॉक टेस्ट के बारे में, हम लोगों ने जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। मैंने अपने साइड से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश किया है, अगर इसमें भी कुछ कमी रह गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, अगर कुछ कमी रहेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप लोगों को इससे रिलेटेड और किन बातों पे इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, मैं उसके ऊपर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन सही लगा हो, अगर आप लोगों को लगा कि हाँ मैंने डिटेल में कुछ समझाया, आप लोगों को बताने का कोशिश किया है,
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है तो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी कुछ दिनों में आने वाले समय में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, और इंटरव्यू का भी सेशंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ अभी आईपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और जो कि मतलब आप लोगों के एसबीआई पीओ के लिए भी काम करेगा एंड इवन और भी किसी बैंक एग्जाम के इंटरव्यू में वो हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों को रीजनिंग का भी कुछ सेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, ये मतलब मेरे साइड से मेरा जो है वो प्लान है, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में मैं मतलब इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा सेशन सही लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन करें। वो एक बताओ, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना वहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए फ्री प्रैक्टिस पीडीएफ बहुत सारा प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उन पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक सेक्शन के लिए वो है, इंग्लिश के लिए है, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए भी है, प्री के लिए है, मेंस के लिए भी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।